हमारा ब्रह्मांड 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना हो चुका है और हर पल इसकी उम्र बढ़ती जा रही है। आज हमें ब्रह्मांड में कई सारी विचित्र चीजें होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हर वस्तु की तरह हमारे ब्रह्मांड का भी अंत होगा। एक ऐसा समय भी आएगा जब खुद समय ही खत्म हो जाएगा। हम सब ने ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ी तो कई सारी थ्योरीज पढ़ी है, लेकिन इसका अंत किस तरह से होगा ये शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। ब्रह्मांड में होने वाली आखिरी चीज क्या होगी और आखिर कैसे हमारे ब्रह्मांड में लाइट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और ब्रह्मांड के अंतिम काल में कौन से ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद रहेंगे, क्या ब्लैक होल्स और गैलेक्सी इसका इस ब्रह्मांड में राज होगा, या फिर ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे और एक अंधकार छाया रहेगा। ये सभी बातें जानने के लिए कमर कस लीजिए और चलिए मेरे साथ ब्रह्मांड की इस अनूप यात्रा पर, जहां आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं और इसके अंत को देखने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए आइए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बिग बैंग होने के तुरंत बाद हमारा ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा डेंस था। कम स्पेस में ज्यादा मैटर और एनर्जी होने की वजह से इसका तापमान भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते ये बहुत विशाल होने लगा और इसकी डेंसिटी घटने लगी। डेंसिटी के साथ साथ तापमान भी बहुत तेजी से घटने लगा, और जब हमारे यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर करीब 2700 डिग्री सेल्सियस तक आया, तब इसमें आइटम्स की फॉर्मेशन होना शुरू हुई। ब्रह्मांड में बनने वाला सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन था, और तब से आज तक ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें होती आ रही हैं वे सिर्फ इसी एलिमेंट की वजह से ही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड में बनने वाले सबसे पहले तारे बहुत ही ज्यादा विशाल हुआ करते थे। एक तारा जितना ज्यादा विशाल होता है उतनी ही ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर से अंतरिक्ष में रिलीज करता है। ज्यादा एनर्जी रिलीज करने का ये भी मतलब है कि उनकी जिंदगी बाकी तारों के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। जहां हमारे सूर्य के साइज के तारे करीब 10 अरब सालों तक चमकते रहते हैं, वहीं ब्रह्मांड की शुरुआत में बनने वाले तारे मात्र 70 लाख सालों तक ही जीवित रह पाते थे। क्वाजी स्टार्स नाम की कैटेगरी में आने वाले ये तारे सूर्य से 10,000 गुना भारी, 2 गुना गर्म और करीब उनसे 1000 गुना ज्यादा चमकीले होते थे। इनके केंद्र में हाइड्रोजन की जगह एक ब्लैक होल मौजूद होता था, जो धीरे धीरे इन्हें अंदर से खत्म करता जाता था। अंत में ये विशाल तारे एक विशाल ब्लैक होल में बदल जाते थे। उन ब्लैक होल्स को आज भी हम अपने ब्रह्मांड में देख सकते हैं। वैज्ञानिकों की करंट अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए स्टार नाम का ये विशाल ब्लैक होल ऐसे ही किसी क्वाजी स्टार की वजह से बना होगा। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मांड की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसमें ब्लैक होल्स की संख्या भी बढ़ रही है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ब्रह्मांड की पूरी हिस्ट्री में जितने भी तारे बने, उनमें से 90% तारे ऑलरेडी बन चुके हैं। यही तारे लंबे समय तक ब्रह्मांड में लाइट को उजागर रखेंगे, और एक ऐसा समय आएगा जब ये भी ठंडे पर डीएच जाएंगे और ब्रह्मांड से गायब हो जाएंगे। तारे अपने केंद्र में चल रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से बैलेंस में रह पाते हैं। इनके सेंटर से निकलने वाला रेडिएशन प्रेशर ग्रेविटी को कैंसल आउट कर देता है, जिसकी वजह से इनकी बाहरी लेयर्स स्टेबल रूप में मौजूद रह पाती है। सेंटर में आइटम्स को फ्यूज करते करते एक समय ऐसा आता है जब तारे की कोर में आयरन की मात्रा बढ़ने लगती। आयरन फ्यूज नहीं होता, जिस वजह से तारे की ग्रेविटी रेडिएशन प्रेशर के अगेंस्ट जीतने लगती है। ग्रेविटी तारे की बाहरी लेयर्स को अचानक से सेंटर में खींच लेती है और तारे का सारा मैटर उस सेंटर में आकर इकट्ठा हो जाता है। ये बहुत ही वायलेंट प्रोसेसर होता है जिसे इम्प्लोजन कहा जाता है। आमतौर पर तारे का केंद्र इतने सारे मैटर को नहीं झेल पाता, जिसकी वजह से इम्प्लोजन के तुरंत बाद तारे में एक्सप्लोजन भी हो जाता है। एक्सप्लोजन की वजह से बहुत सारा मैटर अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैल जाता है और फिर एक नेबुला बन जाता है। यही नेबुला आगे चलकर दूसरे तारे का जन्म स्थान बनते हैं, और इन्हीं में मौजूद एलिमेंट्स उस तारे के आसपास मौजूद ग्रहों में पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक्सप्लोजन के बाद भी स्टार का केंद्र बिल्कुल सही सलामत है। इस स्टेज पर आने के बाद तारा 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट का रूप ले सकता है: व्हाइट ड्वार्फ स्टार, न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल। तारा किस ऑब्जेक्ट रूप लेगा ये पूरी तरीके से उसके मास पर डिपेंड करता है। आपको जानकर गर्व होगा इस चीज के बारे में। सबसे पहले भारतीय फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था। चंद्रशेखर लिमिट के जरिए उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली कितना मास होने पर सारा किस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर तारा का मास 1.4 सोलर मास यानी सूर्य के 1.4 मास के बराबर होता है, तो वह एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर उस तारे का मास 1.4 से लेकर के 2.1 सोलर मास के बीच में हुआ, तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। 2.1 सोलर मास से ज्यादा भारी तारे ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन करते हैं। एस चंद्रशेखर ने जब चंद्रशेखर लिमिट को फिजिक्स की दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था, तब सिर्फ 19 साल के थे। आज भी उनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स जैसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को समझने के लिए तेमाल किए जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स के बारे में हम ऑलरेडी कई सारे वीडियो में जान चुके हैं, इसलिए आज हमारा फोकस होगा व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स
ये सारे विशाल तारों का बचा हुआ केंद्र होते हैं, जिनकी डेंसिटी आमतौर के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मांड में तारे खत्म हो रहे हैं, वैसे वैसे नए तारों के लिए मैटर की मात्रा भी कम होती जा रही है। जब भी कोई तारा व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक होल बनता है तो उन्हें बहुत सारा मैटर लॉक हो जाता है। आने वाले कुछ 100 अरब सालों तक हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक होल्स की संख्या बहुत ज्यादा होने लगेगी। आज से करीब 1 ट्रिलियन अरब साल बाद आकाश गंगाओं का 88% व्हाइट ड्वार्फ के रूप में मौजूद होगा। तब गैलेक्सी का 2% हिस्सा न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स फॉर्म करेंगे और बचा हुआ 10% हिस्सा गैस, जायंट प्लैनेट और ब्राउन ड्वार्फ द्वारा बनाया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी ऑब्जेक्ट मौजूद है जो ना प्लैनेट है और ना ही तारे। ये इन दोनों के बीच का रूप है। ऐसे ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिक ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे विशाल प्लैनेट यानी बृहस्पति, अगर आपने मास से 13 गुना ज्यादा होता तो वो भी एक ब्राउन ड्वार्फ बन जाता। व्हाइट ड्वार्फ का साइज नॉर्मली हमारी पृथ्वी के बराबर होता है, लेकिन इनका का मास सूर्य जैसे सितारों का आधा होता है। यही कारण है कि ये ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के बाद ब्रह्मांड के तीसरे सबसे डेंस ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। व्हाइट ड्वार्फ सूर्य से करीब 10 लाख गुना तक ज्यादा डेंस हो सकते हैं, और इतना ही नहीं, इनका तापमान भी नॉर्मल तारों के मुकाबले काफी गुना ज्यादा होता है। जहां सूर्य का टेम्परेचर 5600 डिग्री सेल्सियस है, वहीं एक नॉर्मल व्हाइट ड्वार्फ स्टार का एवरेज टेम्परेचर 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये बहुत ही शांत स्टार्स होते हैं और बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। आज तक हमारे ब्रह्मांड में जितने भी व्हाइट ड्वार्फ की फॉर्मेशन हुई है, वे आज भी सही सलामत जिंदा मौजूद है, बशर्ते उन्हें किसी ब्लैक होल ने खाया ना हो। वैज्ञानिक के मुताबिक एक व्हाइट ड्वार्फ का लाइफ स्पैन 10 ट्रिलियन सालों के बराबर होता है, जो ब्रह्मांड की इस समय की उम्र से भी 700 गुना ज्यादा है। पर जैसे जैसे ये तारे ठंडे होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा ब्रह्मांड भी डार्क और होता जाएगा। उस समय तक सूर्य जैसे सभी तारे खत्म हो चुके होंगे और ब्रह्मांड में व्हाइट ड्वार्फ के अलावा कोई भी मेजर लाइट सोर्स नहीं बचा होगा। पर ये तारे भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, बल्कि इनका भी अंत होगा, जिसके बाद ये भी ठंडी काली गेंदों में तब्दील हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स अपने अंत के बाद ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो मोस्टली ऑक्सीजन और कार्बन जैसे हल्के एलिमेंट से बने होंगे। इनका तापमान स्पेस के तापमान के बराबर होगा, यानी करीब -270 डिग्री सेल्सियस। इन तारों को स्पेस में देखना असंभव होगा क्योंकि ये पूरी तरीके से डार्क होंगे। कई अरबों खरबों सालों बाद ब्रह्मांड का हर ब्लैक ड्वार्फ या तो गैलेक्सी द्वारा बाहर फेंका जा चुका होगा या फिर गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल्स में गिरकर खत्म हो चुका होगा। इसके बाद से ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन ब्लैक होल्स भी अमर नहीं है, यानी इनका भी अंत होगा। स्टीफन हॉकिंग द्वारा पोस्ट की गई हॉकिंग रेडिएशन के जरिए एक ब्लैक होल लगातार इबिपोरेट होता रहता है ब्रह्मांड के। आखिरी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को इबिपोरेट होने में गोलियर्स का समय लगेगा, यानी एक के पीछे 100 जीरो लगा दो। नंबर इतना ज्यादा विशाल है कि इसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। ब्लैक होल्स के पूरी तरह से खत्म होने के बाद हमारा ब्रह्मांड शांत पड़ेगी दे चुका होगा। चीजें एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूर आ चुकी होंगी कि उनका आपस में मिलना इम्पॉसिबल होगा। ब्रह्मांड के शांत अंत के दौरान ही एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हो, वापस से एक धमाके के साथ ब्रह्मांड में लाइफ की वापसी होगी, और इसके पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ड्वार्फ होंगे। ब्लैक ड्वार्फ स्टार इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट प्रेशर की वजह से अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं। इन तारों के अंदर आइटम्स की न्यूक्लिय बहुत करीब मौजूद होते हैं और उनके बीच मौजूद एंटी स्पेस में इलेक्ट्रॉन द्वारा बनाया गया प्लाज्मा होता है। क्वांटम टर्निंग नाम के एक वर्ड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की वजह से ब्लैक ड्वार्फ स्टार में भी न्यूक्लियराई फ्यूज होते रहते हैं। हमारे सूर्य में भी क्वांटम टनलिंग का प्रोसेस देखा जाता है, लेकिन ब्लैक ड्वार्फ में ये टनलिंग एक्सट्रीमली धीमा होता है। कई ट्रिलियन सालों में कार्बन के न्यूक्लिय आपस में फ्यूज होकर मैग्नीशियम की फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद फिर से कई ट्रिलियन सदियां बीतने के बाद ये रिपीट होगा। ऐसे ही करते करते एक समय ऐसा आएगा जब 2 ऑक्सीजन की न्यूक्लियर आई आपस में मिलकर सिलिकॉन के न्यूक्लिय की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे जैसे इन न्यूक्लिय का साइज और मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनका आपस में फ्यूज होना बहुत मुश्किल होता जाएगा। लेकिन एक समय कभी ना कभी यह प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी, जहां ब्रह्मांड के आखिरी सुपरमैसिव ब्लैक होल को खत्म होने में 10 टू द पावर 100 ईयर्स लगते हैं, तो वहीं एक ब्लैक ड्वार्फ में फ्यूजन को कंप्लीट होने में 10 टू द पावर 1000 ईयर्स का समय लगेगा। ये इतना लंबा समय है कि इससे हमारा दिमाग भी कभी नहीं समझ सकता है। आप ऐसे समझिए कि ये उम्र हमारे ब्रह्मांड की उम्र से भी कई गुना ज्यादा है, यानी इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ में फ्यूजन होते होते एक समय ऐसा आएगा जब 2 सिलिकॉन के न्यूक्लिय मिलकर के निकल 56 की फॉर्मेशन करेंगे। ये एक रेडियो एक्टिव इवेंट है, जिसका मतलब ये है कि अनस्टेबल होता है। निकल 56 जब डीके होकर के जब आयरन में कन्वर्ट होता है तो 2 एंटी मैटर इलेक्ट्रॉन्स यानी पॉजिट्रॉन की फॉर्मेशन होती है।
हमारे ब्रह्मांड में मैटर का अपोजिट यानी एंटी मैटर भी मौजूद है। जब मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो प्योर एनर्जी की फॉर्मेशन होती है निकल 50। 6 के डीके से ओरिजिनेट होने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स ब्लैक ड्वार्फ में मौजूद इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराएंगे। ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी और धीरे धीरे ब्लैक ड्वार्फ्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा कि एंट्री इलेक्ट्रॉनिक्स की लगातार टक्कर से इलेक्ट्रॉन्स द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर अपनी संख्या के कम होने की वजह से खत्म हो जाएगा। इसके खत्म होते ही बहुत तेज धमाका होगा जिसकी चमक एक आकाशगंगा की चमक से भी ज्यादा होगी। वापस में ब्रह्मांड में रोशनी आ चुकी होगी, लेकिन इसे देखने के लिए तब तक कोई भी जीवित नहीं होगा। ये प्रकाश भी बहुत ज्यादा समय के लिए मौजूद नहीं रहेगा और वापस से ब्रह्मांड अंधकार में चला जाएगा। अगर किसी भी तरीके से मानव सभ्यता एंटी इलेक्ट्रॉन्स की प्योर एनर्जी की फॉर्मेशन से उस समय ब्लैक ड्वार्फ के सामने जीवित भी रहेगी तो ब्लैक ड्वार्फ के इस धमाके के खत्म होने के बाद मानव की भी सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी और फिर ब्रह्मांड के घने अंधेरे में बह विलुप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे ब्रह्मांड का आखिरी ड्वार्फ एक न एक दिन इस ब्रह्मांड में खत्म हो जाएगा और फिर इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।